आपने एसएसबी को अपनी पहली वरीयता दी है। Yes, sir. ये बताएं कि एसएसबी की पहली महिला डीजी कौन थी? अल्मोड़ा का जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है? उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य होने के फायदे क्या हैं? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए राजीव, Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राजीव पांडे है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा से हुई है। उसके बाद मैंने अपने स्नातक की उपाधि गणित विषय में देशबंधु विद्यालय और देशबंधु विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। मेरी हॉबीज़ में वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, सुडोकू, रनिंग एंड वॉचिंग ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं। आईसीडीएस कार्यक्रम के बारे में पढ़ा है कुछ? क्या है ये? सर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण संबंधी एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्य किया जाता है। इसका आंगनबाड़ी से क्या कोई संबंध है? यस सर। सर, आंगनबाड़ी इसके क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करने, उनका मेंटली जो भी विकास करना है उसके लिए और पोषण संबंधी विकास के लिए कार्य करती है। साथ ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के विकास के लिए भी आंगनबाड़ी का कार्य किया जाता है और उसके अलावा 0 से 3 वर्ष के बच्चों को भी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाता है। पहले आपने कहा 3 से 6, अब कह रहे हैं 0 से 3। इसका मतलब? सर, 0 से 3 वालों को पोषण के लिए किया जाता है, 3 से 6 वालों के लिए पोषण भी किया जाता है। साथ ही उनको कुछ भी भावात्मक चीज़ों के जरिए चीज़ें सिखानी हैं, उन चीज़ों में भी योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी सेविका किसे कहते हैं? सर, आंगनबाड़ी सेविका जो आंगनबाड़ी के कार्यक्रम को चलाने में कैसे चयन किया जाता है आंगनबाड़ी सेविका का? सर, आंगनबाड़ी सेविका का चयन क्या मेरिट कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है? नहीं सर, एक मेरिट के आधार पर किया जाता है। अगर मेरिट का मानदंड क्या होता है? सर, कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स उसी गांव से चुनी जाती है और उनके वरीयता देखी जाती है कि उनके कक्षा 12वीं ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स रहे। अच्छा, तो मान लीजिए किसी गांव में 12 महिलाएं हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है। यस सर। तो क्या जिसके सबसे अच्छे अंक आएंगे उनको चुना जाएगा? हाँ, जिसके अच्छे अंक आएंगे उन्हें चुना जाएगा। या कुछ अन्य क्राइटेरियाज भी हैं। अगर कोई विधवा औरत है या किसी को किसी प्रकार की आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनको भी वरीयता दी जाती है। क्या आईसीडीएस एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है? यस सर। तो इसके लिए जो सेविका का वेतन भत्ता है वो कौन तय करता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? सर, जैसे उत्तराखंड राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ लाभांश दिया जाता है, साथ ही राज्य सरकार भी कुछ लाभांश प्रदान करती है। कितना दिया जाता है? सर, तकरीबन 9,300 के करीबन दिया जाता है। उसमें 4,700 केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, बाकी राज्य सरकार देती है। ये प्रतिमाह होता है प्रतिमाह या प्रतिवर्ष होता है? सर, प्रतिमाह। ठीक है। कई राज्यों में ये 15,000 रुपया हो गया है, ऐसा क्यों? सर, वेतन वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा भी लाभांश बढ़ाया गया है और महंगाई को भी एक फैक्टर रखा जा सकता है कि किसी राज्य में महंगाई की दर अलग होती है और किसी अन्य राज्य में महंगाई की दर अलग होती है। क्या राज्य स्तरीय महंगाई का आकलन अलग अलग किया जाता है? यस सर। तो अभी उत्तराखंड की महंगाई की दर क्या रहती है? सर, एग्जैक्टली मुझे डेटा तो याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि इस कार्यक्रम से अभी तक कितने बच्चों को लाभ दिया जा चुका है अखिल भारतीय स्तर पर? सर, आंकड़ा मुझे याद नहीं है, पर बहुत लोग को लाभ हुआ है। बहुत लोगों को लाभ मिला है। ठीक है, आपने एसएसबी को अपनी पहली वरीयता दी है। यस सर। ये बताएं कि एसएसबी की पहली महिला डीजी कौन थी? सर, एसएसबी की पहला सर याद नहीं है इसके बारे में। कोई महिला डीजी रही है कभी? सर, मुझे याद नहीं है ये इसके भी बारे नहीं ध्यान रखा है। अच्छा, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? में। सर, एसएसबी की स्थापना सन 1963 में हुई थी। और उसके पहले कौन कौन सी सीएपीएफ कार्यरत थी? एसएसबी से पूर्व सीआरपीएफ और उसके अलावा तो सीआरपीएफ ही थी। और कोई नहीं थी? उसके अलावा मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक मुझे आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? आईटीबीपी की भी 1962। यस सर। पहले हो गया ना? यस सर, यस सर। क्यों किया एसएसबी का स्थापना 63 में किया क्यों? सर, एसएसबी की स्थापना स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तौर पर की गई। 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर होने के बाद ये महसूस किया गया कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, नेपाल से सटी हुई जो सीमाएं उनके बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर भी ये ह्यूमन से इंटरेक्ट कर पाएँ और साथ ही ये उस टाइम रॉ जो एजेंसी है भारत की उसको इंटेल प्रोवाइड कराने का काम करती थी 1963 के आसपास। अभी कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने नेपाल जाने वाले वाहनों के लिए ब्लॉकेड लगा दिया था। यस सर। क्या होता है ये ब्लॉकेड और क्यों लगाया था? सर, शायद आप 2015 की बात करें तो जिस टाइम मधेसी
जो कम्युनिटी है तो वहाँ पर वो अपने लिए मांग उठा रही थी संसद में, तो उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, इसलिए ऐसा वहाँ नेपाल की सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारत ने ब्लॉकेट लगा दिया था और भारत से जो भी सामान सज्जा हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, यानी कि एक हिसाब से बैन लगा देना, किसी चीज़ को आदान प्रदान ना हो पाना। तो क्या भारत सरकार ने ऐसा वाकई किया था? सर ऑफिशियली तो ऐसा कोई भी मिलता नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर किया गया था। सर ऐसा आरोप लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या लगता है कि नेपाल की जनता में हमारी विश्वसनीयता बढ़ गई होगी कि कम हो गई होगी? नहीं सर, नेपाल में विश्वसनीयता कम हुई, इस वजह से फिर उसने अपने लिए अदर ऑप्शंस ढूंढना शुरू किया। तो क्या हमने नेपाल को अपनी गलती की वजह से चीन के गोद में डाल दिया? सर कुछ हद तक कहा जा सकता है कि इसमें हमारी भी गलती है, परंतु यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि इसमें भारत सरकार का ही हाथ था। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब नेपाल के साथ कूटनीति में चीन की सफलता जो बढ़ती जा रही है, यस सर, उसकी सिर्फ चीन की खूबियां जिम्मेवार हैं कि हमारी खामियां भी जिम्मेवार हैं? सर हमारी खामियां भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। ठीक है। हेलो राजीव, यस सर। आप अल्मोड़ा से हैं। यस सर। अल्मोड़ा का जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है? सर अल्मोड़ा के अंदर जीआई टैग प्रोडक्ट ऐसे किसी को मिला नहीं है, पर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट करके है, मतलब वो उत्तराखंड से मिला है, अल्मोड़ा के अंदर भी यूज़ होता है। स्पेसिफिकली अल्मोड़ा का नहीं है, एपण एयरक्राफ्ट, एपण आर्ट क्राफ्ट, एपण करके। क्या कोई लाखौरी मिर्च आपने सुना है? नो सर। कोई ऐसी कोई, ये पहला चिली प्रोडक्ट है उत्तराखंड का जिसको जीआई टैग मिला है। ओके सर, अल्मोड़ा से है, मुझे ध्यान नहीं था। अच्छा, जीआई टैग देता कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन देता है? जीआई टैग सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओडीओपी आप बोल रहे थे, ओडीओपी प्रोडक्ट कौन सा है आपके यहाँ का? सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में एक तो बाल मिठाई आती है, एक ट्वीड करके ऊनी वस्त्र है, वहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट है उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, तो ये कौन सा दिया जा रहा है, कौन से मिनिस्ट्री, कौन सी डिपार्टमेंट देती है? सर इसके बारे में भी जानकारी नहीं। ओके, आप मैथ्स ऑनर्स से हैं? यस सर। अभी शायद कल या फिर परसों एक ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट हुआ जिसके जो था ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के ओरिजिन्स के ऊपर। यस सर। और वहाँ पे पूरी बातचीत जो थी वो ज़्यादातर जो है मिडल ईस्ट के जो उसके राइटर्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं मैथ से जुड़े हुए, उनसे जुड़ी हुई। क्या आप हमको बता सकते हैं कि अलजेब्रा और इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें भारतीय कंट्रीब्यूशन किस तरह का है? सर अलजेब्रा के फील्ड में भारतीय कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, और दूसरा श्रीधराचार्य करके एक गणितज्ञ रहे हैं, उनने द्विघाती सूत्र दिया है, तो यहाँ पर अलजेब्रा में भारत का योगदान कहा जा सकता है। पाई का मान देने में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई का लगभग सटीक मान दिया था। और यहाँ से वो यूरोप तक कैसे पहुँचता है वो ज्ञान? सर वहाँ पर यूरोप से कुछ व्यक्ति यहाँ भारत के अंदर आते हैं, तो उनके थ्रू यूरोप में वो ज्ञान जाता है। क्या बीच में और भी कुछ हुआ था? सर उसके बारे में शायद सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उसके आसपास का, उसके अलावा ध्यान नहीं कर पा रहा। अच्छा, यहाँ से जब हम यहाँ पे आर्यभट्ट का कौन सा टाइम पीरियड था? आर्यभट्ट का 320 सी के आसपास 320 थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे। तो उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ से जो ये आइडियाज़ हैं, इस तरह के जो ज्ञान है, ये पहुँचता है पहले बगदाद, है ना, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जिस टाइम कहा जाता है, और वहाँ से फिर वो पहुँचता है यूरोप की तरफ, राइट? अब इसी तरीके से कुछ आइडियाज़ हमने भी वहाँ से लिए होंगे। यस सर। मैथमेटिक्स के। यस सर। कोई आइडिया आपको उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकते हैं कि हम जो ऐसे कुछ आइडियाज़ होंगे, है ना, आपकी फील्ड से, जो हमने वहाँ से सीखे? सर जैसे थेल्स प्रमेय है, थेल्स नाम के गणितज्ञ थे, उनने एक प्रमेय दिया था। उसके अलावा भारत में जैसे बोधायन प्रमेय दिया था, उसी का संचारित रूप करके उसी को समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, वो भी भारत के द्वारा लिया गया। अच्छा, आप कुमाऊनी बोल लेते हैं? यस सर। क्या ये 8th शेड्यूल में है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नो सर। अच्छा, तो 8th शेड्यूल के जो ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, इसमें लास्ट जो अमेंडमेंट किए गए थे वो कब का है? सर लास्ट 2011 का शायद ओडिया का नाम चेंज हुआ था। अच्छा, नाम चेंज होने के अलावा जो लैंग्वेजेस ऐड करने वाले में? कश्मीरी, मणिपुरी, आई थिंक सर, एग्जैक्ट सन तो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। अच्छा, आपको लगता है कि इन लैंग्वेजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलता है, इससे कहीं भी इन लैंग्वेजेस को कोई फ़ायदा हो रहा है किसी सेंस में? सर एक तो हम जो परीक्षाएं हैं, केंद्र सरकार की परीक्षाएं हैं, उसमें कई जगहों पर इन लैंग्वेजेस में पेपर दे सकते हैं, और उसके अलावा भी इनको रिकॉग्निशन मिलने से
इनको लोग जान पाते हैं तो इनका संरक्षण करने में भी आसानी होती है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, आपको ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है? यस सर। अभी ट्रैवल व्लॉग्स को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी चल रही है एस्पेनाज को लेकर, स्पाइंग को लेकर के। यस राइट, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से जो है ट्रैवल ब्लॉगर्स और उनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है स्पाइंग में? और अगर किया जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि सब कुछ यहाँ पे प्रूव हो जाता है, यस सर, तो व्हाट वुड बी योर 3 स्टेप्स टू स्टॉप इट? यस सर। इसके लिए अभी पूर्ण तौर पर कहा तो नहीं जा सकता कि ये किया गया है, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं मिले हैं। लेकिन अगर किया जा रहा है तो उसके लिए एक स्टेप तो ये रहेगा कि सर्वप्रथम हम स्वयं से भी, जो व्यक्ति उस ट्रैवल ब्लॉग्स को देख रहा है, वो फैक्ट चेक की जांच कर ले। अगर कोई किसी क्षेत्र के विशेष के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है और हो सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद ना हो या उस प्रकार का वहाँ माहौल ना हो, तो खुद चेक कर सकता है। दूसरा, अगर सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है तो उसको भी देख सकता है कि सरकार ने उस क्षेत्र के बारे में क्या बोला है। और तीसरा ये हो सकता है कि उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में बार बार जा रहा है तो उससे हम कुछ एप्रीहेंशन हमको हो सकता है कि इसमें कुछ कमी होने का। चलिए, ठीक है, थैंक यू। राजीव, आप उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य होने के फ़ायदे क्या हैं? सर, पर्वतीय राज्य होने के फ़ायदे की बात करूँ तो वहाँ पर पर्यटन का स्तर अच्छा रहता है। उसके अलावा वहाँ पर पर्यावरण थोड़ा बेहतर रहता है। और सर, यही फ़ायदे हैं। क्या कोई संवैधानिक या कानूनी फ़ायदे भी होते हैं पर्वतीय राज्य होने के? यस सर, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें 90% हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है और 10% राज्य को देना होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या उन्हें किसी प्रकार की ऑटोनॉमी भी मिलती है? सर, कुछ राज्यों को मिलती है जहाँ पर 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के राज्य होते हैं, लागू होते हैं। क्या उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रावधान है? नो सर, 5th या 6th शेड्यूल। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, वहाँ की विधानसभा ने एक कानून पारित किया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों में से 11 जिलों में बाहर के लोग आकर ज़मीन नहीं खरीद सकते। यस सर। ऐसे कानून के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सर, ये भू कानून लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, कि बाहर से लोग आके वहाँ की ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ के लोगों का रोजगार लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ये सारे बट कमर्शियल बैन तो हमने किया नहीं है। रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हम बैन कर रहे हैं। कमर्शियली तो आज भी बड़ी कंपनी, अमेरिका से कोई कंपनी आके उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकती है। यस सर। तब डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी? डेमोग्राफी तब भी चेंज होगी, पर अभी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया। तो क्या आपको लगता है कि ये एक लैक ऑफ विजन है? हम पूरी तरीके से सोच नहीं पाते हैं आउटकम्स के बारे में, और बहुत इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में हम लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं? सर, ऐसा कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा करने में सरकार असफल रही है कि वो लॉन्ग टर्म विजन को नहीं देती। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है। यस सर। कितना समय हो गया है यूसीसी लागू हुए? सर, अभी फरवरी माह में हुआ था शायद, लगभग कुछ महीने हुए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप वहाँ के लोकल हैं, आप वहाँ से आते हैं, तो लोगों का क्या रुझान है यूसीसी को लेकर? सर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तो वहाँ कई लोगों को उसके बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं थी। वो मीडिया हाउसेस से ही वो जानकारी ले पाने में सक्षम हुए। कुछ लोग इस बात से भी परेशान थे कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है और काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इस मामले में कुछ लोग परेशान थे। ठीक है। राजीव, उत्तराखंड में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी कार्यरत हैं। यस सर। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। सर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एक तो टिहरी डैम है, एक लखवाड़ और एक जमरानी करके डैम है। ठीक है। सरकार एक लंबे समय से प्रयास कर रही है कि हम छोटे स्तर पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करें, जिन्हें स्मॉल या माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और कितना काम हुआ है? सर, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही है। इस दिशा में सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 2500 मेगावाट तक ये बिजली का उत्पादन करेगी। तो इससे ये होगा कि 2030 तक हमारा भारत का लक्ष्य है कि 50% हमारा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी का जनरेशन होना चाहिए। तो ये कर पाने में हम 2030 तक, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी हिस्सा है, तो उसे कर पाने में हम सक्षम रहेंगे। ठीक है। राजीव, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, चारधाम परियोजना एक बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट इससे जुड़ी कुछ पर्यावरण संबंधित चिंताएं भी हैं। अगर आप किसी ऐसी एजेंसी के शीर्ष पद पर हैं जहां पे आपको ये डिसीजन लेना है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या इसे हटा देना चाहिए, तो आप क्या निर्णय लेंगे और क्यों? सर,
चार धाम महामार्ग विकास परियोजना 900 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण के लिए बात की जा रही है। इसमें कुछ ब्रिजेस, टनल्स बनाने की बात की जा रही है। अब कुछ लोग इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं, अगर मैं होता हूँ तो पक्ष के तर्कों की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। उसके अलावा इससे एक्सटेंट कम होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी और टूरिज्म सेक्टर को बूम मिलेगा। परंतु इन्वायरमेंटली ये कितना वायबल है, उसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। तो अभी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट का मैनेजर रहता हूं तो मैं इस असेसमेंट को बेहतर तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए दोबारा असेसमेंट कराते हैं और असेसमेंट में ये रिजल्ट आता है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे? सर, मैं ये बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। हालांकि ज़्यादा लोगों की भलाई किस में है उस चीज़ को देख के। ठीक है, शुक्रिया। राजीव शब्द का अर्थ क्या होता है? सर, राजीव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। रामायण में श्री राम भगवान को राजीव लोचन नाम से जाना गया है, यानी कि कमल के पुष्प के समान नयन वाला। तो इसका अर्थ है कमल का पुष्प है। अच्छा, शब्द शास्त्र के हिसाब से क्या बता सकते हैं इसकी बनावट कैसे हुई है? सर, मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है राजीव, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए राजीव। थैंक यू सर। देखिए, परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, उम्मीद से अच्छा है। हम लोग की उम्मीद जितनी थी उससे बेहतर आपने परफॉर्म किया है। बौद्धिक चपलता है, मतलब आप प्रॉम्प्टली सवाल समझ रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, और जागरूकता स्तर भी ज़्यादातर ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में जो वक्त आपके पास है क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। यस सर। तो छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना है, जैसे कि बैठने की जो भंगिमा है उसमें थोड़ा सा पीछे कुर्सी पे टिक के बैठना। आगे आप काफ़ी लगता है लटक के बैठे हुए हैं। ओके सर। तो कुर्सी पे आराम से बैठिएगा। यस सर। पीछे जाइए तो कितना जा सकते हैं। हाँ, ये भंगिमा बेहतर है। यस सर। दूसरा, लिबास ये है कि टाई वैसे तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर शायद आप वाइट शर्ट या लाइट ब्लू शर्ट के ऊपर पहनेंगे तो बेहतर रहेगा, या टाई मरून कलर का रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, अगर विकल्प है तो आप ट्राई करके देखिएगा। यस सर। अदरवाइज ज़्यादा परेशान उसको लेकर नहीं होना है। टाई की जो गांठ है वो थोड़ी सी अपने केंद्रीय बिंदु से सरक के इधर उधर चली गई है, और सर तो वो एक दफ़ा प्रवेश करने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है। चूँकि आपने एसएसबी को पहली वरीयता दी है तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मेंटल अलर्टनेस पे, जैसे आपको आईटीबीपी याद नहीं आया या जो प्रथम महिला डीजी थी उनका नाम याद नहीं आया, तो उसका ये है कि एक दफ़ा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और इन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ लीजिए। यस सर। खासतौर पर उनके 3-4 पक्ष हैं, कब स्थापित हुए, क्यों स्थापित हुए, अभी क्या कर रहे हैं और उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। महिला हो तो विशेष तौर पर उनका नाम ध्यान रखना है। यस सर। और बाकी अच्छा है, अल्मोड़ा वगैरह के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। यस सर। जैसे पूछा है कि क्या खास, तो आपको स्पेशल स्टेटस वाली बात याद नहीं आ पाई कि माउंटेनियस स्टेट होने के चलते स्पेशल स्टेटस है, और स्पेशल स्टेटस होने के चलते नॉन लैप्सेबल फंड एलोकेशन होता है। बाकी राज्यों में 31 मार्च तक पैसा न खर्च हुआ तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए फरवरी रश और मार्च रश दिखता है उन राज्यों में। यस सर। लेकिन स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों में ऐसा कोई रश नहीं दिखता, हड़बड़ी नहीं दिखती पैसे खर्च करने की, क्योंकि वो लैप्स ही नहीं करता। यस सर। और वो जो 10% और 90% वाला सूत्र वो आपने बताया, तो 1-2 जगह लगा कि अगर आप थोड़ा सा और चौकन्ना रहते तो और बेहतर जवाब गढ़ लेते, लेकिन जो गढ़ा वो भी गलत नहीं था, बस ये एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश वहाँ है। यस सर। बाकी सब चीज़ें हमें ठीक लग रही हैं, आप शालीन हैं, भ्रामक उत्तर नहीं दे रहे हैं। सामान्य निर्देश ये है कि गेस मत करिएगा इंटरव्यू में, जब तक सुनिश्चित जानकारी न हो तब तक जवाब मत दीजिएगा, और मतलब गलत बयानी ना हो जाए, गलत बयानी को दंडित करते हैं। और थोड़ा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रखिए, सेना में जहाँ जहाँ महिलाओं की भूमिका रही है, और अगर उत्तराखंड से कोई महिला किसी विशेष पद पे पहुंची है तो उनके बारे में भी जानकारी रखिएगा। ठीक है, आपके मन में और कोई प्रश्न हो या संशय हो तो पूछें। नो सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।